जज का वो हथौड़ा जैसे ही उस लकड़ी की मेज पर धड़ाम से बजा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल की धड़कन ही साथ छोड़ गई हो। जज के फैसले ने मेरी रूह ही कपा दी थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। कटघरे में खड़ा हुआ वो आदमी अपनी विजयी मुस्कान के साथ बड़े ही गुरूर से सबको देख रहा था। मुझे पता था कि वो आज जीत जाएगा। जीतना तो उसे था ही। उसके पास पैसों की ताकत जो थी, सत्ता का साथ था, लेकिन फिर भी मुझे बस एक उम्मीद थी कि गरीबों को भी इंसाफ मिलता है। लेकिन आज मेरे वकील ने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में वाकई में हर चीज बिकती है, और इसीलिए वो भी बिक गया। जबकि मैंने उस पर कितना भरोसा किया था। लेकिन शायद ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ आप जिस पर भरोसा करेंगे वही आपका विश्वास तोड़ देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरा अपना चाचा ही है। मैं आंखों में आंसू भरे अपने चाचा के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो अपने गंदे पीले दांतों की खीसें नपोर कर खूब हंस रहा था। मैं जैसे ही उठकर उसके सामने पहुंची तो मेरे सामने दुखी होने का ढोंग करने लगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये नीच आदमी भी इस सब में मिला हुआ है। बस सिर्फ मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आखिर किया धरा तो सब इसी का ही है। हो न हो, इसने ही ये सब जानबूझकर किया है। लेकिन अब मैं क्या करूं? अब कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? कौन होगा जो मेरी बहन को बचाएगा? यही सब सोचते हुए घबराई हुई मैं कोर्ट रूम से बाहर निकली। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई फरिश्ता आ जाए और कह दे, कंचन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाऊंगा। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर मुझे एक भी चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा व्याकुल थी। मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं मेरे किसी मददगार की तलाश कर ही रही थी कि तभी मेरा जीजा मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था कंचन कि तुम बेकार में ही इतनी मेहनत कर रही हो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी बहन अपने प्रेमी के साथ ही भाग गई है। दुख तो मुझे भी बहुत है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। लेकिन क्या करूं, मैं तो उसकी खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढ लिया है। अब वो जहाँ रहना चाहती है रहे जाकर। लेकिन तुमने तो खामखा ही इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो तुम्हें ये कोर्ट कचहरी करने की जरूरत क्या थी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो झांसी की रानी बनना था। लो, अब देख लिया ना, जज साहब ने मुझे खुद बाइज्जत बरी कर दिया है। और उन्होंने भी ये मान लिया है कि तुम्हारी बहन अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से गई है। सच कहूं तो मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी हार का गम बहुत है। वैसे खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो। अब तुम्हारी बहन तो नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो अचानक से मेरी तरफ आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखने लगा। मैं घबराकर पीछे हट गई। मेरे कदम लड़खड़ा गए थे। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। मैं उससे कुछ भी ना कह सकी और तुरंत ही वहां से भागकर दूसरी तरफ आ गई। वहां ढेर सारे वकीलों की शक्लें एक साथ मेरी नजरों में दौड़ रही थीं। मैं एक एक वकील के पास जाने लगी और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि उनमें से कोई तो मेरा केस लड़ दे। लेकिन जैसे ही मैं अपने जीजा का नाम बताती तो हर कोई अपने हाथ पीछे खींच लेता, क्योंकि इस शहर में सबको पता था कि मेरा जीजा किसके अंडर काम करता है। इस शहर के विधायक, जो कि बहुत बड़ा गुंडा भी था, पप्पू सिंह के साथ में मेरा जीजा जुड़ा हुआ था, और जिसकी वजह से ही कोई भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। मैं वहां खड़े कई सारे वकीलों के आगे खूब रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन सबने मुझे इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रो रही थी कि तभी अचानक से मैं एक लड़के से टकराई। मैं बस गिरते गिरते ही बची थी, लेकिन उसने मुझे थाम लिया, पर गुस्से में बोला, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? मैं तो पहले से ही डरी हुई थी, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो मुझे सीधा खड़ा करके आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि इसने भी तो वकील के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि ये भी तो एक वकील है। मैंने तुरंत ही उसे पुकारा
और भागकर उसके पास पहुंची। मैंने उससे कहा, प्लीज मेरी बहन का केस लड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कहने लगा, जानती हो मेरी फीस कितनी है? मैंने धीरे से इनकार में सिर हिला दिया। वो कहने लगा, मैं कोई छोटा मोटा केस नहीं लड़ता। मेरे बारे में अगर नहीं जानती हो तो यहाँ किसी से भी पूछ सकती हो। मैं एक केस की कीमत 3 लाख रुपए लेता हूँ और मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, समझी? ये कहते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया था। वो मुझे इनकार करके चला गया, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुरंत ही भागकर एक दूसरे वकील के पास पहुंची और उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़ने लगी। जब मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो अचानक से उन्होंने कहा, देखो बेटी, तुम्हारा ये केस वैसे तो मामूली है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि इस केस से विधायक पप्पू सिंह का नाम जुड़ा हुआ है और इसीलिए कोई भी वकील इस केस को नहीं लड़ेगा। और मान लो अगर किसी ने लड़ने के लिए हाँ कह भी दिया तो वो भी तुम्हारे पहले वाले वकील की तरह बिक जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस केस को लड़ने की और जीतने की हिम्मत किसी में है तो वो सिर्फ एक वकील में है। मैंने उनसे कहा कि वो कौन है, तो उन्होंने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। मैंने जब उनकी उंगली की दिशा में देखा तो मैं हैरान रह गई। वो उसी वकील की तरफ उंगली किए थे जिससे अभी मैं थोड़ी देर पहले टकराई थी। मैंने उनसे कहा, लेकिन उसने तो मेरा केस लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी फीस भी बहुत हाई फाई है। वो कहने लगे, हाँ, सो तो है, आखिर शहर का नंबर 1 वकील जो है और इतनी कम उम्र में आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। लेकिन अब जब उसने मना ही कर दिया है तो फिर अब तुम किसी से कोई उम्मीद मत रखो। ये कहकर वो वकील अंकल वहां से चले गए थे। मैंने एक बार फिर से पलटकर उस नौजवान वकील की तरफ देखा। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं एक बार फिर से उसकी तरफ दौड़ी चली गई और उसके आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी कि वो मेरा केस लड़ दे। इससे पहले कि वो मुझे कुछ भी कहता, तभी अचानक से हम दोनों के बीच में मेरे चाचा जी आ गए। वो मुझसे कहने लगे, देखो कंचन, तुमने मेरी भी बहुत बदनामी कर दी है। तुम्हारी बहन ने तो पहले से ही मेरी नाक कटवा दी और अब ये सब करके तुमने मेरी बची कुची इज्जत भी खत्म कर दी है। अरे तुम दोनों बहनों ने तो मेरे किए हुए एहसानों का कोई मोल ही नहीं समझा। मैंने तुम दोनों को सहारा दिया, कितनी मुश्किलों से पाला, लेकिन तुम दोनों बहनें इतनी बेकार निकल जाओगी, मुझे तो यकीन ही नहीं था। तुम्हारी चाची ने तो कितनी बार मुझसे कहा था कि मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें अब घर लौटकर वापस आने की जरूरत नहीं है। जहां मन हो वहां जाओ, चाहे तो अपनी बहन की तरह किसी के भी साथ भाग जाना। मैंने चाचा जी को गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा कि और मैं आपसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। आप अपने जो एहसान मुझे गिना रहे हैं, उसके बदले में आपने हम दोनों बहनों का किस तरह से शोषण किया है, ये तो हम ही जानते हैं। और आप क्या मुझे घर से निकाल रहे हैं? मैं खुद अब आपके उस घर में नहीं रहूंगी। मैंने धिक्कार भरी नजरों से अपने चाचा की तरफ देखा। मेरा जवाब सुनकर वो गुस्से में तिलमिला गए थे और पैर पटकते हुए वहां से चले गए थे। मैं एक बार फिर से उस वकील के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अब वकील मुझे एक अलग ही नजर से देख रहा था। वो ना जाने क्यों मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहा था। बार बार उसकी नजर ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरे पास आपकी फीस के पैसे अभी नहीं हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि कुछ भी करके आपकी फीस के सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगी। बस आप मेरी बहन का केस अपने हाथ में ले लीजिए और मेरी बहन को बचा लीजिए। उस वकील ने बड़े ही खामोशी भरे अंदाज में पहले अपने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले और फिर धीरे से मुस्कुराकर मुझसे बोला, कंचन नाम है तुम्हारा? मैंने डरते हुए कहा, जी। वो कहने लगा, बड़ा ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो ये बताओ कि मेरी फीस कब तक दोगी? उसके सवाल ने मुझे उलझा दिया। मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मैं उसकी फीस कब तक दूंगी। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फीस के लिए क्या मैं इतना लंबा इंतजार करूंगा? मेरे पास न जाने ऐसे कितने ही केसों की लाइन लगी हुई है जो मुझे एक दिन में ही
मेरी फीस देने को तैयार हैं। और तुम, जिसे ये भी नहीं पता कि मुझे मेरी फीस कब तक दे पाओगी, क्या मैं उसका केस लूंगा? उसकी इस बात से मैं घबरा गई। मैं उसे कैसे भी करके अपने दीदी के केस के लिए तैयार करना चाहती थी। मैंने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आपके घर में नौकरानी की तरह काम करूंगी, तब तक जब तक आपकी फीस के पैसे पूरे चुका नहीं देती हूँ। मेरी इस बात पर अचानक से उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे एक जोरदार करंट लगा और मैं घबरा गई। वो कहने लगा, फीस चुकाने के लिए जरूरी तो नहीं कि तुम मेरी नौकरानी बनो। देखो, तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से मुझे गहरी नजरों से देखा और बोला, तुम मुझे खुश करती रहना, मैं इस केस को जीत जाऊंगा। देखो, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हर एक तारीख पर मैं इस केस में सफल होता जाऊंगा, वैसे वैसे तुम हर बार मुझे खुश करके एक एक किस्त को चुकाती जाना। बोलो, मंजूर है? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। आज मैं कितनी मजबूर थी। सच में, ऊपर वाले ने तो मेरे नसीब में सिर्फ बदकिस्मती ही लिखी थी। गरीब तो मैं थी ही, अनाथ भी थी। सिर्फ एक बहन का साया ही था, लेकिन अब वो भी कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने की खातिर कुछ भी कर सकती थी, और इसीलिए मैंने अपनी इज्जत का सौदा उस वकील के हाथों कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, आप जब भी मुझसे अपनी किस्त मांगेंगे मैं खुशी खुशी उसे पूरी कर दूंगी। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाया, कहने लगा, मेरा नाम रजत खुराना है और आज से मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। चलो, मुझे अपने केस की सारी डिटेल्स दे दो। ये कहते हुए वो मुझे अपनी कार के पास लेकर गया। मैंने हैरानी से उसे देखा तो कहने लगा, किस्त भी चुकाने की बात कर रही हो और गाड़ी में बैठने से डर भी रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चाचा ने तो तुम्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो अब भला कहाँ जाओगी? मैंने कहा, उसकी फिक्र आप मत करिए, आप बस सिर्फ केस पर ध्यान दीजिए। वो फिर से एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगा, कहने लगा, ढीठ तो तुम वाकई में बहुत हो, लेकिन इस बात से अनजान हो कि ये दुनिया एक जवान और इतनी खूबसूरत लड़की के लिए कितनी खतरनाक है। अभी तो दिन है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी घबराहट बढ़ेगी। घूरती हुई नजरें तुम्हारे शरीर के आर पार तुम्हें महसूस होने लगेंगी। न जाने कितने ही आदमी तुम्हें अपना बना लेने वाली नजरों से देख रहे होंगे और फिर तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तुम कहाँ जाओगी? बताओ, क्या है कोई तुम्हारा ठिकाना? और फिर अगर किसी ने तुम्हारा गलत फायदा उठा लिया तो तुम अपनी बहन को कैसे बचाओगी? जब तुम खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती तो अपनी बहन को क्या इंसाफ दिलाओगी? रजत की इन सारी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं कहने लगी, तो आप ही बताइए, फिर मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वो कहने लगा, मेरे साथ चलो। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, आपके साथ? तो बोला, हाँ, मेरे साथ। मैं अपने बंगले में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरी फैमिली दूसरे शहर में है। तुम मेरे साथ आराम से मेरे बंगले में रह सकती हो। मैंने उससे कहा, लेकिन आप भी तो उन्हीं आदमियों की तरह हैं जो मुझे बर्बाद कर देने वाली नज़र से देखेंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगा, अरे मैडम, वहाँ तो सिर्फ मैं ही अकेला रहूंगा, लेकिन यहाँ तो गिनती ही खत्म नहीं होगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसके बीच में रहना चाहती हो। मैं सोचने लगी कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये तो मेरी इज्जत पर दाग वैसे भी लगाएगा ही, तो इसके साथ रहने में ही मेरी ज्यादा भलाई है। यही सोचकर मैं उसके साथ उसके बंगले पर पहुंच गई। बंगला क्या, पूरा महल था। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, ऐसा लग रहा था कि पूरा मोहल्ला ही वहां बस जाएगा। सब कुछ बहुत आलीशान था। मैं जैसे ही हॉल में घुसी तो वहां एक बहुत बड़ी सी तस्वीर सामने टंगी हुई थी, जिसमें एक तरफ रजत खड़ा था और एक अंकल आंटी थे। मैं अभी उस तस्वीर को अच्छी तरह से निहार ही रही थी कि तभी रजत मेरे पास आया और बोला, ये मेरे मॉम एंड डैड हैं। इसके बाद रजत ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया, जो बहुत ही आलीशान था। कुछ देर के बाद वो कमरे में आया और उसके हाथ में काफी सारा खाना था। कहने लगा, पहले कुछ खा लो, तुमने शायद ही है जो सुबह से कुछ खाया हो। उसके बाद मुझे केस के बारे में सब कुछ बताना। सच में मैं बहुत भूखी थी। मैंने 10 मिनट में ही पूरा खाना सफा चट कर दिया था।
जब तक मैं खाती रही, वो मुझे चुपचाप देखता रहा। खाने के बाद मैंने उसे शुरू से सब कुछ बताया। मैंने कहा, आज से 1 साल पहले मेरे चाचा जी मेरी बड़ी बहन नम्रता के लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। उस वक्त हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि मैं भी अपनी बहन का घर बसते हुए देखना चाहती थी। हालांकि मुझे अपने चाचा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी हम दोनों बहनों की शादी करेगा, क्योंकि उसे तो घर में काम करने वाली नौकरानियां जो फ्री में बैठे बिठाए मिल गई थीं। लेकिन जब उसने मेरी बहन की शादी का फैसला किया तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेरी बहन की शादी अमित के साथ हो गई। मेरी बहन शुरू से ही काफी सीधी रही थी। वो बहुत ही कम शिकायतें करती थी। मेरी चाची भी हम दोनों बहनों पर बहुत जुल्म ढाती थी, लेकिन उसने कभी भी उन्हें पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। बस एक मैं ही थी जो हमेशा सबसे लड़ पड़ती थी, पर मेरी बहन मुझे खामोश कर देती थी। शादी के बाद से मेरी बहन का स्वभाव और भी ज्यादा दब्बू किस्म का हो गया था। अब वो पहले से भी कम बोलने लगी थी। मैंने उससे पूछा भी कि आप जीजा जी के साथ खुश तो है ना? तो वो हमेशा मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला देती थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां करते थे। और फिर एक दिन अचानक मेरे जीजा ने घर में आकर हंगामा खड़ा कर दिया कि मेरी बहन अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मेरी बहन ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। वो कहने लगा कि तेरी बहन ने ऐसा ही किया है, क्योंकि मैं शराब पीता था और कभी-कभी उसके साथ मारपीट कर देता था। इसीलिए वो मुझसे तंग आ गई थी और उसने दूसरा आदमी पटा लिया। लेकिन मुझे अमित की बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि शादी से पहले मोहल्ले के ही एक अच्छे घर के लड़के ने मेरी बहन को अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया था, पर मेरी बहन ने उसे ठुकरा दिया, सिर्फ अपने चाचा की इज्जत की खातिर। जबकि मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो लड़का उसे सच्चा प्यार करता है और वो बहुत उसे खुश भी रखेगा, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया था। और फिर उस लड़के की किसी दूसरी जगह पर शादी हो गई थी। तो जब उसे सामने से ये मौका मिला था, तब उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वो अब ऐसा क्यों करती? और अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे जरूर बताती। मेरी बहन मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। मैं जब पुलिस में जाकर कंप्लेंट की तो इस बात से मेरे चाचा बहुत नाराज हुए। कहने लगे कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्या अब और हमारी बदनामी करनी है? लेकिन मुझे अपने जीजा पर पूरा शक था कि उसने जरूर मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है और उसे गायब कर दिया है। लेकिन पुलिस भी ठीक से कुछ नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने उन लोगों पर केस कर दिया। लेकिन मेरा जीजा यहाँ के विधायक पप्पू सिंह के यहाँ काम करता है और उसके रसूख की वजह से मैं ये केस जीत नहीं पाई। और मुझे ये बात भी बाद में पता चली कि मेरा चाचा तो पहले से ही मेरे जीजा के साथ मिला हुआ था। इसीलिए अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उन लोगों ने मेरी बहन के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कैसे भी करके मेरी बहन को ढूंढ निकालो। न जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन लोगों ने मेरी बहन को जान से तो नहीं मार दिया। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। रजत ने मुझे चुप कराया और बोला, तुम फिक्र मत करो। न जाने क्यों, लेकिन मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि इसमें विधायक पप्पू सिंह ने इंटरेस्ट लिया है। वो बहुत ही लालची आदमी है। उसके यहाँ तो ऐसे न जाने कितने ही आदमी काम करते हैं, लेकिन वो सबके मैटर में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अमित के केस में उसने शुरुआत से अपना पूरा दम लगाया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जरूर उसका तुम्हारी बहन के केस से कुछ तो गहरा संबंध है, लेकिन उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। रजत की ऐसी बातों ने तो मुझे और भी ज्यादा डरा दिया था। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैं जैसे ही लेटने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक से रजत कमरे के अंदर आ गया। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने तुरंत ही अपना दुपट्टा उठाया और खुद को उससे अच्छे से लपेट लिया। रजत मेरे बहुत करीब आ गया और उसने अचानक से मेरा गाल धीरे से सहलाया। कहने लगा, अगर ऐसे डरोगी तो फिर एक एक करके किस्तें कैसे दोगी, बताओ? मैं घबराते हुए उससे कहने लगी, लेकिन अभी तो आपने कोर्ट में केस फाइल तक नहीं किया है। जिस पर वो मुस्कुराया और बोला,
हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। मैं अभी अपने मकसद से नहीं आया हूँ। तुम्हें ये कंबल देने आया था। एसी चलता है तो रात में काफी ठंड बढ़ जाती है, इसीलिए सोचा तुम्हें एक एक्स्ट्रा कंबल दे दूं। ये कहकर उसने कंबल बिस्तर पर रखा और वापस जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि ये आदमी क्या सच में वैसा है जैसा ये दिख रहा है। कभी लगता है कि ये गिरा हुआ आदमी है जो मेरी इज्जत का सौदा कर रहा है, लेकिन कभी लगता है कि जैसे मैं इसके साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये नीच इंसान होता तो अभी भी ये मेरा फायदा उठा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने सोचा, लेकिन अभी नहीं किया तो क्या हुआ, आगे तो ये यही करेगा ना मेरे साथ। इस दुनिया के लगभग सारे ही मर्द एक जैसे होते हैं। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मुझे अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ेगा। मैं चुपचाप लेट कर सो गई। अगले दिन रजत ने हाई कोर्ट में दीदी का केस फाइल कर दिया था, जिस वजह से पुलिस पर भी दबाव बढ़ा और पुलिस ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पहली तारीख के बाद हम लोग जब कोर्ट से लौट रहे थे तो अचानक से रास्ते में हम लोगों पर हमला हो गया। 4-5 गुंडों ने हमें घेर लिया और उन्होंने हमें गाड़ी से उतारा। वो रजत को धारदार हथियार दिखाकर धमकाने लगे कि इस केस से अपना हाथ चुपचाप पीछे खींच ले, वरना इतनी कम उम्र में बेमौत ही मारा जाएगा। ये सब देखकर मैं तो बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा कि अब रजत मेरा साथ छोड़ देगा, लेकिन अचानक से रजत ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तूने शायद मेरा नाम अच्छे से नहीं सुना है। मेरा नाम रजत खुराना है। मेरी पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख ले। तेरे मालिक पप्पू सिंह से भी बड़े बड़े गुंडों को मैंने ठिकाने लगाया है। समझ में आया? इसलिए मुझे धमकाने की अब दोबारा कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों का वो हाल करूंगा कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे। उस आदमी ने दोबारा से रजत को डराने के अंदाज में कहा, तूने जिनको ठिकाने लगाया होगा वो पप्पू भैया के आगे कुछ भी नहीं है, समझा? ये कहकर उसने अचानक से रजत पर वार कर दिया। मेरी तो चीख ही निकल गई थी और मुझे अब लगने लगा था कि आज रजत और मेरा काम तमाम हो जाएगा। उन गुंडों ने रजत को पीटना शुरू कर दिया और उसे कसकर पकड़ लिया और तभी उनमें से एक गुंडा मेरी तरफ आगे बढ़ा और उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की शुरुआत कर दी। वो मेरे कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए थे। मुझे तो लगा कि अब मेरी इज्जत नहीं बचेगी। रजत ने उन्हें धमकी दी कि वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत ना करें, लेकिन उनमें से कोई भी रजत की बात नहीं सुन रहा था। और तभी अचानक से रजत ने जो किया, मैं दंग रह गई। उसने एक झटके में अपने आप को उन गुंडों से छुड़ाया और 5 मिनट में ही उन 5 गुंडों की चटनी बनाकर रख दी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वकील इतना बड़ा 30 मार खा भी निकलेगा। मैं अभी भी हैरत से आंखें फाड़े रजत को देख रही थी। वो 5 गुंडे वहीं जमीन पर बिल्कुल पस्त पड़े हुए थे। रजत ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाया। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि रजत को तो काफी चोटें आई हुई थीं। रजत ने मुझसे कहा कि तुम अपने कपड़े कमरे में जाकर बदल लो। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैं तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करने गई, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी। रजत ने मेरी इज्जत को बचाया था, लेकिन उसे बहुत चोट आई थी। मैंने सोचा कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके जख्मों पर मरहम लगाऊं। मैं तुरंत ही उसके कमरे में पहुंची तो वो अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहा था। मैंने उसे रोका और खुद उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। मैंने उसे थैंक यू कहा, लेकिन रजत ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो बोला कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आए दिन हम पर ऐसे हमले होते ही रहेंगे। धीरे धीरे इसी तरह से 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मेरी बहन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, इसीलिए मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन जब हम तारीख पर पहुंचे तो रजत ने बहुत ही मजबूती से मेरा केस जज के सामने रखा। जज साहब ने फैसला हमारे हक में सुनाया और पुलिस को ये आदेश दिया कि 1 हफ्ते के अंदर वो मेरी बहन का पता लगाएं कि वो कहाँ पर है। इस फैसले को सुनकर मेरे जीजा के चेहरे पर परेशानी के बादल दिखने लगे थे। मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैंने रजत से कहा कि तुम्हारी वजह से
आज कानून मेरा साथ दे रहा है। रजत कहने लगा, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब तो आज मुझे मेरी पहली किस्त मिलने वाली है। उसकी इस बात को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं उसकी इस शर्त को अब तक तो भूल ही चुकी थी। इतने दिनों में रजत की मेरे मन में एक दूसरी ही छवि बन गई थी, लेकिन आज उसके मुंह से निकली इस बात ने एक बार फिर से उसके लिए मेरे मन में कड़वाहट पैदा कर दी थी। जैसे ही रात हुई, रजत मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी जान तो हलक में ही अटक गई थी। उसने एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोले और मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मेरे काफी करीब आ चुका था, क्योंकि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। लेकिन अब मैं सोच चुकी थी कि मुझे उसकी कही हर बात माननी ही होगी, क्योंकि एक वही है जो मेरी बहन को बचा सकता है। और इसीलिए मैंने अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दिया। पर काफी देर तक वो चुपचाप यूं ही खड़ा रहा। जब मैंने आंखें खोली तो वो एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट से मेरी ओर देख रहा था। कहने लगा, अपनी शक्ल देखी है, कितना डर रही हो। वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो करना है चुपचाप कर लो, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। वो कहने लगा, दरअसल आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए आज मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वापस वहां से चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी। अगली तारीख पर जब हम लोग कोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने जज साहब के सामने जो बात कही, उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। पुलिस ने बताया कि मेरी बहन अपने प्रेमी के साथ विदेश भाग गई है और इसीलिए अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। और उन्होंने मेरी बहन के विदेश जाने के कागजात भी जज साहब के सामने पेश कर दिए, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि सच में मेरी बहन अपने प्रेमी के साथ ही गई हुई है और इसमें मेरे जीजा की कोई गलती नहीं है। केस पूरी तरह से पलट गया था। रजत भी बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जज साहब तो उसी दिन फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन रजत ने अपनी दलीलें देकर उनसे 1 महीने का समय मांग लिया। हम दोनों जब वापस घर लौटे तो बहुत परेशान थे। रजत कहने लगा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी बहन सच में अपने किसी प्रेमी के साथ नहीं गई है? मैंने रजत से कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। अगर वो ऐसा कुछ भी करती तो मुझे जरूर बताती, और वो मुझे छोड़कर विदेश तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। रजत ने कहा कि अब इस केस की जांच मुझे खुद से ही करनी पड़ेगी। उसने तुरंत ही किसी को फोन मिलाया और कुछ देर उससे बात की। फोन रखने के बाद वो मुझसे कहने लगा, एक्टिंग करनी आती है? मैंने हैरत से रजत को देखा। वो कहने लगा, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, थोड़ी बहुत काम चलाऊ तो कर सकती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो आज शाम के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम हम दोनों विधायक पप्पू सिंह के फार्म हाउस पर जाएंगे। अब बस वही एक रास्ता है जहां से तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हो ना हो इस केस के तार वहीं से जुड़े हुए हैं। रजत ने बताया कि आज शाम विधायक पप्पू सिंह के फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें उसने कई सारी नाचने वाली मंडलियों को बुलाया है, जिसमें से एक में हम लोग भी भेष बदल कर जाएंगे। मैंने रजत से कहा, लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरा जीजा मुझे पहचान लेगा। रजत ने कहा, इसीलिए तो तुम वहां पर मर्द बनकर जाओगी और मैं एक औरत। तब वहां हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। शाम को जब हमने अपना भेष बदला तो रजत को औरत के भेष में देखकर तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। मैंने रजत से कहा, तुम इतने फनी दिख रहे हो कि मैं क्या कहूँ। वो अचानक से मेरे बहुत करीब आ गया और बोला, मैंने सिर्फ औरतों के कपड़े पहने हैं, लेकिन मैं अंदर से अभी भी एक मजबूत मर्द हूँ। और चिंता मत करो, अपनी ताकत का सबूत मैं तुम्हें बहुत जल्द ही दूंगा। मैं एक बार फिर से डर गई थी और खामोश हो गई। फिर वो कहने लगा, वहां कोई भी होशियारी मत करना और हर वक्त मेरे साथ रहना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी बहन को तुमसे और भी ज्यादा दूर कर सकती है। कुछ ही देर में हम उस नाचने वाली मंडली के साथ मिलकर उस फार्म हाउस में पहुंच चुके थे।
वहाँ खूब नाच गाना चल रहा था। रजत ने मुझसे कहा था कि मैं चुपचाप सबके साथ मिलकर वहाँ डांस करती रहूं। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं करना है। इस सब के बीच रजत कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो गया था और फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हम वहाँ से वापस निकल आए। घर आकर मैंने रजत से कहा कि आखिर हम वहाँ करने क्या गए थे? हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। रजत ने कहा, पता करने के लिए क्या, हम वहाँ घर बसा लेते। मैं वहाँ एक हिडन कैमरा लगाकर आया हूँ। अब हमें पता चलेगा कि वहाँ पर वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। रजत ने तुरंत ही अपने लैपटॉप पर विधायक के फार्म हाउस की लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। कुछ भी कहो, रजत के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। उसका ये आइडिया काम कर गया था, क्योंकि उस वक्त वो सब शराब के नशे में थे और इस केस की जीत की खुशी में पूरी तरह से डूबे हुए थे और इसीलिए गला फाड़ फाड़ के अपनी तारीफों के पुल खुद ही बांध रहे थे। पहले तो हम लोग उनकी तारीफें सुनते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगे जो सच्चाई बयां की, उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। दरअसल मेरा जीजा अमित पहले से ही शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी और बच्चों को किसी दूसरे शहर में रख रहा था और वो विधायक के कहने पर ही बार बार शादियां करता था और फिर उन लड़कियों को विधायक के हवाले कर देता था और लड़कियों के घर वालों से कह देता था कि तुम्हारी लड़की भाग गई। विधायक का इतना दबदबा था कि कोई भी अपनी लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं करता था और ना ही पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता था। और अगर कोई थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाता भी था तो विधायक पहले ही ढेर सारा रुपया देकर उन लोगों का मुंह बंद करवा देता था। हमारे देश में वैसे भी गरीब आदमी के लिए तो बेटियां और भी ज्यादा बोझ होती हैं और फिर जब उनके बदले में पैसा मिलता है तो वो चुपचाप सब कुछ हजम कर जाते हैं। विधायक उनकी गरीबी का फायदा उठाता था। यही सारी तारीफें वो अपनी खूब कर रहा था कि कितनी आसानी से वो पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना रहा है और अपना काम मजे से कर रहा है और अब तक कोई भी उसके काले कारनामों को दुनिया के सामने नहीं ला सका है। वो कह रहे थे कि एक बार जब वो ये केस जीत जाएंगे, उसके बाद वो रजत और मुझे भी ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि विधायक इस बात से बहुत खिसियाया हुआ था कि रजत वो पहला इंसान था जिसने उसके गिरेबान पर हाथ डाला था, उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। विधायक कहने लगा कि अगर मेरे खिलाफ उठने वाली इस पहली उंगली को मैंने काट कर नहीं फेंका तो उसको देखकर और भी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। इसीलिए हमें इस उंगली को भी उखाड़ कर फेंक देना होगा। बस एक बार इस केस के खत्म होने का इंतजार करना है। मैं अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस पल का जब विधायक मेरी बहन के बारे में कुछ बताता, कि तभी विधायक ने कहा कि उस लड़की कंचन को अब तो उसकी बहन कभी नहीं मिलने वाली और उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बहन कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तभी उसके बगल में बैठे हुए एक दूसरे आदमी ने कहा कि वो तो इस वक्त दुबई के किसी बहुत बड़े क्लब में नाच रही होगी और हो सकता है कि किसी रईस शेख की रातें भी रंगीन कर रही हो। ये सुनकर तो मैं धड़ाम से नीचे गिर गई थी। मुझे चक्कर आने लगा था। इन लोगों ने मेरी बहन के साथ ये क्या कर दिया था? मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। वो विधायक कहने लगा, उस कंचन ने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाकर अच्छा नहीं किया। लड़की वो भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए केस के ठंडा होते ही कुछ टाइम के बाद उसे भी उठा लेना और उसे किसी दूसरे देश के क्लब की शान बना देना। उसकी भी बहुत मोटी रकम हमें मिलेगी। इतना कहकर वो लोग ठहाका मारकर हंसने लगे थे। मैं आंसू भरी निगाहों से रजत की तरफ देखने लगी और लड़खड़ाते शब्दों से कहा, क्या किया इन लोगों ने मेरी बहन के साथ? न जाने उसका इस वक्त क्या हाल हो रहा होगा। आज का आदमी तो गिद्ध बन चुका है, जो मेरी बहन को नोच नोच कर खा गया होगा। पता नहीं मेरी बहन कैसी कैसी मुसीबतों का सामना कर रही होगी। अब मैं अपनी बहन तक कैसे पहुंचूंगी? दुबई तो दूर की बात है, मैं तो आज तक इस देश के किसी दूसरे राज्य तक में नहीं गई हूँ। विदेश जाना तो बहुत दूर है। अब मैं अपनी बहन को वापस कैसे लाऊंगी? बताओ रजत, अब क्या होगा? रजत कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये मेरा और मेरी बहन का नसीब ही है जो हमारे बीच इतनी ज्यादा दूरियां हो गईं
कि अब हमारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी वजह से कम मुझे आज ये तो पता चला कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा एक साइड फेंक दिया और रजत से कहा, तुम भी अपने केस की फीस मुझसे वसूल कर सकते हो, मैं तुम्हारा कर्ज अपने सर पर नहीं रख सकती। रजत उठ खड़ा हुआ। उसने नीचे झुककर मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे अच्छे से उड़ा दिया और कहने लगा, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि केस की फीस मैं तब वसूल करूँगा जब केस को पूरी तरह से जीत जाऊँगा, और अभी मैं ये केस जीता नहीं हूँ। मैं हैरानी से रजत को देखते हुए बोली, अब तुम भला इस केस को कैसे जीतोगे? मेरी बहन तो दुबई में है और उन लोगों ने तो साबित कर दिया है कि मेरी बहन किसी प्रेमी के साथ विदेश भाग गई है। अब हम ये केस नहीं जीत सकते। मेरी बहन ही एकमात्र ऐसी गवाह है जो इन लोगों की सच्चाई सबके सामने ला सकती है। लेकिन अब वो दुबई से वापस कभी नहीं आएगी। रजत ने कहा, आएगी। तुम्हारी बहन दुबई से वापस आएगी। मैंने कहा, तुम शायद केस को जीतने के जुनून में पागल हो गए हो। कौन लाएगा मेरी बहन को वापस? रजत कहने लगा, हम लाएंगे। हम जाएंगे दुबई और हम ढूंढेंगे वहां तुम्हारी बहन को। उसकी इस बात से मेरे अंदर एक जान ही फूंक दी थी। मैंने कहा, सच में रजत, क्या हम दुबई जाएंगे? तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? रजत ने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को हर हाल में इंडिया वापस लेकर ही आऊंगा। अब तक इन लोगों ने न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां खराब की होंगी, लेकिन अब इन्हें इनके किए की सजा मैं हर हाल में दिलाकर ही रहूंगा। रजत ने तुरंत ही अपने पिता को फोन लगाया और उनसे कुछ घंटे तक उसने बातें की। आधी रात के वक्त रजत मेरे कमरे में आया और बोला, अपनी पैकिंग कर लो, कल दोपहर की फ्लाइट से हम दुबई के लिए निकलेंगे। मैंने रजत से कहा, लेकिन मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। रजत ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे डैड की पहचान हर जगह पर है। सुबह तक तुम्हारा पासपोर्ट घर पर आ जाएगा। न जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैं दौड़कर रजत के गले लग गई थी। शायद इसलिए क्योंकि मेरी बहन के बाद जिंदगी में पहली बार मुझे कोई ऐसा दूसरा इंसान मिला था जिसने मेरे लिए इस हद तक जाकर कुछ किया था। अगर आज रजत ना होता तो मैं तो अपनी बहन से वापस मिलने की आस ही छोड़ चुकी होती। मैंने रजत से कहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है। रजत कहने लगा, मुझे पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितनी खास है। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तो तुम्हारे चाचा और चाची ने तुम दोनों बहनों को सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम्हारी बहन ने ही माँ और बाप दोनों ही बनकर तुम्हें पाला था और तुम्हें हर मुसीबत से बचाया था। तुम्हारी बहन ही थी जिसकी वजह से तुम्हारा चाचा तुम्हें भिखारियों के गैंग में बेच नहीं पाया था, वरना वो तो कब का तुम्हारा सौदा कर चुका होता। लेकिन तुम्हारी बहन की जिद और बहादुरी ने ही तुम्हें बचा लिया था। रजत के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। ये बात रजत को कैसे पता थी, क्योंकि ये तो बहुत सालों पहले की बात थी। मैंने हैरानी से रजत को देखते हुए कहा कि तुम्हें ये सब कैसे पता, जिस पर अचानक से रजत खामोश हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर रुककर बोला, अरे मैं इतना बड़ा वकील हूँ, मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ पता होता है। ये कहकर वो तुरंत ही वहां से चला गया। लेकिन मुझे हैरानी थी, क्योंकि ये बात तो बहुत साल पहले की थी, जब मैं छोटी थी, और इसके बारे में तो कभी किसी को हम में से किसी ने नहीं बताया था। और फिर उस वक्त हम दूसरे शहर में थे, तो रजत को इस सब के बारे में कैसे पता चला? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं रजत को बहुत पहले से ही जानती हूँ। लेकिन ये तो नामुमकिन था, क्योंकि मैं तो रजत को पहली बार वहाँ कोर्ट में ही मैंने देखा था। पर वो बार बार मुझे अपना सा क्यों लगता था। और फिर आज उसने जो बात कही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रजत कौन है। अगले दिन हम लोग दुबई पहुंच चुके थे। वहां पर रजत के कुछ आदमी पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने मेरी बहन के बारे में पता लगा लिया था। रजत ने कहा कि तुम्हारी बहन इस वक्त इस शहर के सबसे महंगे क्लब की शान बनी हुई है। उसे हर रोज मजबूर होकर शहर के रईसों के आगे अपना नाच पेश करना पड़ रहा है। आज तो उस क्लब में सारी फैसिलिटीज बंद हैं,
लेकिन कल वहां पर फिर से महफिल लगेगी और कल किसी भी तरह से हमें तुम्हारी बहन को वहां से निकालना ही होगा। रजत ने मुझसे कहा कि मैं वहां पर एक अमीर शेख का रूप रखकर जाऊंगा और तुम्हारी बहन की बोली लगाकर उसे एक रात के लिए खरीद लूंगा। तुम भी वहां पर पहुंचोगी और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। रजत ने मुझे उस क्लब का नक्शा मेज पर फैलाकर दिखाया और कहा कि ये एंट्री गेट है। तुम्हें यहाँ से निकलकर इस जगह पर पहुंचना है। ये उस पूरे क्लब में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका मेन स्विच बोर्ड है। तुम्हें यहीं पर अटैक करना है ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसकी वजह से सारे वायर्स आग पकड़ लेंगे और फिर आग धीरे धीरे फैलने लगेगी, जिससे क्लब में भगदड़ मच जाएगी और मैं तुम्हारी बहन को लेकर क्लब से बाहर भाग जाऊंगा। लेकिन इस सब में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इसमें जान का खतरा भी है। और हाँ, तुम्हें अपने काम को तब तक अंजाम नहीं देना है जब तक मैं तुम्हारी बहन को खरीद ना लूं, क्योंकि जब वो मेरे हाथ आ चुकी होगी तभी मुझे उसे वहां से लेकर भागने में कामयाबी मिलेगी। मैंने रजत से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। रजत ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अपनी बहन को उस नर्क से निकालना चाहती हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तो बस तुम्हें ये अपनी बहन के लिए करना ही होगा। अगले दिन रात को मैं और रजत ठीक समय पर उस क्लब के अंदर अलग अलग होकर पहुंच चुके थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, लेकिन अपनी बहन की खातिर मुझे ये सब करना ही था। वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं एक करोड़पति औरत बनकर उस क्लब में गई थी, वहाँ के कसीनो में मैंने जुआ भी खेला था ताकि वहाँ सबको इस बात पर यकीन हो जाए कि मैं करोड़पति हूँ। वो सारे पैसे लुटाने के लिए मुझे रजत ने ही दिए थे। इसके बाद मैंने शराब पीने का नाटक किया और खुद को ऐसे दिखाया कि मैं नशे में पूरी तरह से डूबी हुई हूँ और कभी भी कहीं भी जा रही हूँ। इस सब की वजह से वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई मुझसे कुछ भी सवाल पूछता। इस सब का फायदा उठाते हुए मैं उस इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स तक पहुंच चुकी थी। इधर रजत भी मेरी बहन की बोली लगा रहा था, जिसको मैं ईयरफोन से सुन रही थी। और जैसे ही मेरी बहन को रजत ने खरीद लिया और अपने साथ लेकर जाने लगा, तभी मैंने अपना काम किया। अचानक से बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से मैं एक तरफ डर कर गिर गई थी, लेकिन मैं जल्दी से वहां से उठकर भागी। आग बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगी थी। वहां पर लगे हुए सारे सायरन बजने लगे, जिससे सबको पता चल गया कि क्लब में आग लग गई है। बुरी तरह से सब तरफ भगदड़ मच गई थी। न जाने कितने ही हजारों लोग एक साथ बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े थे और इसी बीच रजत भी मेरी बहन का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच ले गया। मैं काफी दूर भागती रही और रजत की बताई हुई जगह पर पहुंच गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो खुशी के मारे उछल पड़ी। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। वो हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन यहाँ कैसे आ गई। मैं दौड़कर उसके गले लग गई थी। रजत ने कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम गाड़ी में बैठे और होटल रूम से हमने अपना सारा सामान समेटा। मेरी बहन मुझसे सवाल पर सवाल पूछ रही थी, लेकिन रजत ने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब हम इंडिया चलकर देंगे। अभी बस हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। हम आधे घंटे में ही रजत के साथ निकल लिए। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने एक बड़ा सा जहाज खड़ा था। रजत कहने लगा, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं और एयरपोर्ट पर भी इनके ढेर सारे आदमी पहले से ही मौजूद रहते हैं। हालांकि उनके आदमी यहाँ पर भी होंगे, लेकिन पानी के रास्ते से निकलना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन का पासपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए यही सबसे सुरक्षित है। रजत ने मेरी बहन को एक आदमी का रूप दे दिया था। हम तुरंत ही जहाज में बैठ गए थे। हमारी धड़कनें बुरी तरह से बढ़ी हुई थीं, लेकिन रजत ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। रजत के इन शब्दों को सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैं बार बार ना चाहते हुए भी रजत को देख रही थी। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दिल में उसके लिए प्यार पनपने लगा हो। वो मुझे अपना सा लगने लगा था।
पर फिर मुझे अपनी हकीकत याद आई। कहाँ मैं एक गरीब अनाथ लड़की और कहाँ वो एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा जो कि शहर का सबसे बड़ा वकील है। वो मुझे कभी नहीं मिल सकता था और ना ही वो मेरे जैसी लड़की को अपना बना सकता था, बल्कि वो तो सिर्फ मुझे एक रात की रौनक बनाना चाहता था। ये ख्याल मेरे मन में जैसे ही आया, मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं सोचने लगी, क्यों रजत, तुम क्यों करोगे मेरे साथ ऐसा? लेकिन फिर मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या सच में रजत एक बुरा इंसान है? उसने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। न जाने कितना पैसा उसने मेरे लिए पानी की तरह बहा दिया, और जो अपनी जान का खतरा लिया, वो तो अनमोल है। क्या उसने वाकई ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे साथ एक रात बिता सके? लेकिन वो कभी भी कर सकता था, बिना इतना सब कुछ किए भी। लेकिन उसने आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रजत मेरे लिए एक पहेली की तरह बन चुका था। जब मैं दीदी को लेकर रजत के बंगले पर पहुंची, तो दीदी हैरान रह गई। मैंने दीदी को सब कुछ बताया कि किस तरह से रजत ने मेरी मदद की, और मैं उसके साथ ही यहाँ पर रह रही हूँ क्योंकि चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया था और फिर मुझे रजत ने ही सहारा दिया। दीदी ने बताया कि अमित ने पहले तो खुद उनका फायदा उठाया और एक दिन उन्हें खाने वाली किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश करके दुबई के उस क्लब में जाकर बेच दिया था। दीदी कहने लगी कि मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अब मैं कभी भी तुझसे मिल सकूंगी। मैंने कहा, मेरा भी यही हाल था दीदी, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रजत की वजह से मुमकिन हुआ है। अचानक से दीदी रजत के पैरों में गिर गई। वो कहने लगी कि आप तो मेरे और मेरी बहन के लिए भगवान साबित हुए हैं। रजत ने उन्हें तुरंत ही ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है। जाइए, आप कमरे में जाकर आराम करिए और फ्रेश हो जाइए। कल हमें इस केस की आखिरी तारीख के लिए जाना है। दीदी के जाते ही अचानक से रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। वो मेरे बहुत करीब आ गया और कहने लगा, तुम्हारी बहन तो मुझे भगवान समझ रही है। उनको लगता है कि मैंने तुम लोगों पर एहसान किया है, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं कि इस एहसान के बदले में मैं उनकी बहन से क्या लेने वाला हूँ। रजत के ऐसे कहने पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने रजत से कहा, अब तो तुम मुझसे मेरी जान भी मांग लो, मैं वो भी तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगी। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। तुम जब मुझे अपनी दिल्लगी के लिए बुलाओगे, मैं हर बार खुशी खुशी चली आऊंगी। मेरी बात सुनकर रजत अचानक से पीछे हटा। कहने लगा, ये क्या कह रही हो तुम कंचन? मैंने कहा, तुमने सही सुना। तो बताओ, क्या आज रात ही मैं इस केस की फीस तुम्हें अदा कर दूं? रजत कहने लगा, मुझसे ज्यादा तो लगता है तुम्हें जल्दी है, लेकिन अभी नहीं, कल केस का फैसला आ जाने दो। अगले दिन मैं दीदी को लेकर जब कोर्ट पहुंची, तो उस विधायक और अमित के तो होश ही उड़ चुके थे। दीदी ने कोर्ट में जाकर गवाही दे दी और सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से वो लोग क्या क्या करते हैं। सारी सच्चाई अब कोर्ट के सामने आ चुकी थी। दूसरे सबूत के तौर पर विधायक के फार्म हाउस की जो रिकॉर्डिंग थी, वो भी हम लोगों ने कोर्ट में पेश कर दी थी, जिसे देखकर उन लोगों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई जाकर अपनी बहन को वापस ले आऊंगी, और इस तरह से उनके ही फार्म हाउस में घुसकर उनके वीडियो भी हम लोग बना लेंगे। सबूत के बिना पर जज साहब ने विधायक और अमित दोनों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया गया। हम केस जीत चुके थे। कोर्ट रूम से बाहर निकलकर न जाने क्यों, पर मैं उदास थी, क्योंकि अब केस खत्म हो गया था और मेरा दिल जानता था कि मुझे अब रजत से अलग होना पड़ेगा। मैं अब रजत से जुदा नहीं होना चाहती थी, पर आखिर मैं किस हक से उसके साथ रह सकती थी? वो तो बस अब सिर्फ एक रात के लिए ही मुझे अपना बनाएगा और उसके बाद हमेशा के लिए छोड़ देगा। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी दीदी कहने लगी कि अब हमें अपने रहने का नया ठिकाना खोजना होगा। तभी अचानक रजत हमारे पास आया और कहने लगा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? दीदी ने कहा, अब तो केस खत्म हो गया है,
इसलिए हमें अपने रहने का इंतजाम करना होगा। रजत ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल मेरे घर चलिए। वो जिद करके हम दोनों को अपने घर ले आया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रजत ने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे में जाऊं। मैं समझ गई कि वो मुझे जिद करके यहाँ लेकर क्यों आया है, क्योंकि उसे अपनी फीस वसूल करनी थी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरी बहन हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। भला मैं उससे क्या कहती कि उसे बचाने की खातिर मैंने अपनी इज्जत का सौदा पहले ही कर दिया है। मैं चुपचाप रजत के कमरे में पहुंची, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। पूरा कमरा खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था, जैसे कि किसी की पहली रात हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूं या फिर रोऊं, क्योंकि अगर आज मैं रजत की सुहागन बनकर इस कमरे में कदम रखती तो खुशी से फूल ही नहीं समाती। लेकिन मैं तो बस एक रात की रौनक थी। यही सोचकर मैं कमरे में दाखिल हुई और बेड के किनारे पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में रजत के कमरे का टेलीफोन बजा। जब मैंने उसे उठाया तो दूसरी तरफ रजत था। उसने कहा, अलमारी में दुल्हन का जोड़ा रखा है, उसे पहन लो, क्योंकि मैं पूरी फीलिंग के साथ अपने दिल को खुश करना चाहता हूँ। इसीलिए जब मैं कमरे में दाखिल हूँ तो तुम मुझे दुल्हन के रूप में सजी धजी ही दिखना। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। क्यों कर रहा था वो मेरे साथ ऐसा? उसे नहीं पता ये सब करके वो मेरी भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे दिल के साथ खेल रहा है, लेकिन मुझे तो उससे सच में प्यार हो गया है। कुछ देर के बाद रजत कमरे में आया और मैं दुल्हन बनी सजी हुई उसके सामने खड़ी थी। वो मेरे बहुत करीब आ चुका था। वो मुझसे कहने लगा, आज मैं अपनी पूरी कीमत वसूल कर लूंगा। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। आंख खोली तो देखा रजत ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया था। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो मेरी मोगली? मैं एक बार फिर से दंग रह गई। ये नाम, रजत ये नाम कैसे जानता है? इस नाम से तो मुझे सिर्फ वो पुकारता था। रजत समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। उसने मेरे कुछ पूछने से पहले ही कहा, हाँ, मैं वही बिट्टू हूँ जो तुम्हारे चाचा की दुकान के बगल में ठेला लगाता था। लेकिन मुझे तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि लेकिन तुम तो अनाथ थे ना, और फिर आज तुम यहाँ। रजत कहने लगा, यही तो किस्मत है। देखो, आज मेरी किस्मत मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। तुम्हारे चाचा को जब इस शहर की एक फैक्ट्री में काम मिला तो वो तुम दोनों बहनों को लेकर यहाँ आ गए थे, लेकिन मैं तो वहीं का वहीं रह गया था। मैं हर दिन खूब मेहनत करता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकूं और तुम्हारे शहर आकर तुम्हें ढूंढ सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, तुम्हें ही अपना दोस्त मानता था। लेकिन तभी एक दिन जब मैं सड़क पार कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट एक बड़ी सी गाड़ी से हुआ। उन लोगों ने मुझे तुरंत ही अस्पताल ले जाकर मेरी जान बचाई, और जब उन्हें ये पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। वो लोग और कोई नहीं, मेरे आज के ही मम्मी पापा हैं। उनके भी कोई औलाद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने मुझे अपना बना लिया और मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना हमेशा खुद को अधूरा समझता रहता था। मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और मिली भी तो कहाँ, उस कोर्ट में। पहले तो मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया था, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हारे चाचा को देखा तो मैं उसे पहचान गया, और तब मुझे पता चला कि तुम तो वही कंचन हो, मेरी कंचन, जिसे मैं मोगली कहता था, जिसके लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा था। मैंने 2-3 घूंसे रजत के सीने पर मारे और रोते हुए कहा कि जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया? तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना डराया है? रजत हंसते हुए कहने लगा, तो तुमने मुझे परेशान नहीं किया था? याद है, नम्रता दीदी के दोस्त राजन के साथ मिलकर तुमने मुझे कितना चिढ़ाया था? कैसे तुमने ये नाटक किया था कि तुम राजन को पसंद करती हो, मुझे नहीं। बस मैंने उसी का बदला लिया, और कुछ नहीं। ये कहकर रजत ठहाका मारकर हंसने लगा था।
तभी अचानक से कमरे में दीदी आ गई। वो कहने लगी, रजत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये हमारा वही बिट्टू है। रजत ने कहा, चलो दीदी, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आखिर आज आपकी और कंचन की शादी जो है। मैंने हैरानी से रजत की तरफ देखा। रजत कहने लगा, अभी कोई सवाल नहीं, चुपचाप अपनी बहन को भी तैयार करो। कुछ ही देर में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 1 घंटे के बाद हम एक बड़े से मंदिर में पहुंचे। वहां पर रजत के मम्मी पापा पहले से ही मौजूद थे और सामने एक और दूल्हा खड़ा था। जैसे ही उस दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया, मैं तो हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि राजन था। रजत ने कहा, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने राजन को कभी भी खुद से अलग नहीं होने दिया। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तो मैंने राजन को भी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद की। और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, तो मैंने राजन को सब कुछ बता दिया था। मैं जानता हूँ कि नम्रता दीदी और राजन एक दूसरे को पसंद करते थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी और मेरी शादी होने के साथ साथ अब दीदी और राजन की शादी भी हो जानी चाहिए। रजत की इस बात से मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसे गले से लगा लिया और इसके बाद मेरी और दीदी दोनों की अपने अपने पसंद के जीवन साथी के साथ शादी हो गई थी। रजत की दुल्हन बनकर मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में रजत कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाकर कहा, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो कंचन। मैंने रजत का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तो मिस्टर रजत खुराना, आज आपकी ये क्लाइंट आपकी फीस की हर किस्त चुकाने के लिए खुशी खुशी तैयार है। ये सुनते ही मैं और रजत दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे और फिर हमने अपने शादीशुदा जीवन की एक खुशहाल शुरुआत की। आज मैं और दीदी दोनों अपने प्यार के साथ एक हसीन जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।